नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती ग्रुप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 की प्रश्नावली 5 का अध्ययन किया था और प्रश्नावली 5 से हमने कुछ सवाल दिए थे जो आपसे करवाए गए थे। उन्हीं सवालों को मैं वापस से समझा रहा हूँ। अगर आपको वो सवाल सारे आ गए तो इस प्रश्नावली में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप समझें कि 5वीं प्रश्नावली आपको पका गई है। अगर एक आध सवाल नहीं आया है तो उन सवालों को मैं वापस से समझा रहा हूँ। इन 5 सवालों से बाहर राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इन्हीं सवालों में से यानी इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया था द्वजांक सूत्र का उपयोग करके भाग करना है। द्वजांक सूत्र का उपयोग करना है और आपको क्या देना था, इसमें भाग देना था 64 का। विधि कौन सी है? ध्वजांक। कौन सी है? ध्वजांक विधि का उपयोग करना है और ध्वजांक विधि का उपयोग करके आपको करना था भाग। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर आप इस प्रकार का एक मैप बना लेंगे, चित्र बना लेंगे, सबसे पहले क्या है, 4 को लिखेंगे ऊपर और 6 को लिखेंगे नीचे। ये इस खाने में नहीं आने वाला, ये इस लाइन से ऊपर ही रहने वाले दोनों। ऊपर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ध्वजांक, और जो नीचे होता है उसे क्या कहा जाता है? मुख्यांक। क्या कहा जाता है? मुख्यांक। आपके ध्वजांक में कितने अंक हैं? 1 अंक है। इस भाज्य का 1 अंक आएगा लास्ट वाले खाने में और बचे हुए अंक आएंगे मध्य खंड में। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, इस 6 का भाग देना है। सबसे पहले किसमें? 4 में नहीं जाता है, एक भी मिलाओ 40 में। तो आपको यहाँ पहले भी क्या लिखना है, 40 में भाग देंगे 6 का, तो भाई क्या आएगा? भाग फल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। तो यहाँ आराम से भाग दे लो सिंपल तरीके से। 6 का भाग देंगे, 6 छंगा 36, 6 बार, शेष फल क्या बच गया? 1, 4। भागफल कितना आया? 6। शेषफल कितना आया? 4। इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो इसका मध्य खंड का जो नीचे वाला बॉक्स है, खाली डिब्बा है, इस भागफल को तो लिखेंगे यहाँ, और जो शेषफल है ना, किस में भाग दिया आपने? 40 में दिया ना, तो आप 9 के पास लगाएंगे 4। आगे क्या बनेगा? नया भाज्य। क्या बन गया? नया भाज्य। नया भाज्य क्या बना है? 4 9 यानी 49। 4 और 9 49। कितना बना है? 49। आपको नए भाज्य में भाग नहीं देना है। भाग किस में देना है? संशोधित भाज्य में। अब संशोधित भाज्य किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? इसे नए भाज्य में से घटाना है। क्या घटाना है? ध्वजांक। ध्वजांक को गुणा किससे करना है? भागफल से। भागफल कितना है? 6। करेंगे 49 माइनस 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24। घटाएंगे तो उत्तर कितने आएंगे आपके? 25। कितने आ गए? अब इस 25 को पीछे वाले को ले आएंगे आगे। मतलब दूसरे भाग में क्या हो गया, आपको 25 में भाग देना है। यहाँ 49 में भाग नहीं देना है, इस 49 में भाग नहीं देना है, आपको 49 लिखना है। 49 में से बाकी करनी है, क्या करनी है? ध्वजांक और भागफल को गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा ना, वो नए भाज्य में से घटाना है। और घटाने के उपरांत जो बचेगा ना, उसमें आपको देना है भाग। और वो किस में बचना चाहिए? धनात्मक बचना चाहिए और ऋणात्मक नहीं बचना चाहिए। आपको 25 में भाग देना किसका? 6 का। 25 में 6 का भाग दो, क्या आएगा? भागफल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। तो भाग देंगे 25 में भाग देंगे 6 का, 6 चौका 24, शेषफल क्या बचा? 1। भागफल कितना? 4। शेषफल कितना? 1। तो देखिए भागफल को कहां लिखोगे? यहां पे। शेषफल को कहां लिखोगे? अगले वाले के पास। तो नया भाज्य क्या बना? 16। लिखेंगे नया भाज्य। नया भाज्य। नया भाज्य क्या आ गया है? 16। आपको 16 में भाग नहीं देना है। नए भाज्य क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य। कैसे निकलेगा? इसे नए भाज्य में से घटाना है। क्या घटाना है? ध्वजांक को गुणा करना है किससे?
भागफल से। अब नया नया भागफल क्या आया था, 4 आया था, तो 4 से गुणा करना है इसको। समझ में आ गया? तो 16 माइनस 4 चौक भी 16, घटाएंगे क्या आएगा 0। अब ये 0 क्या है, आगे अंक नहीं है ना, तो 0 क्या आ गया शेषफल। तो क्या लिखेंगे, भागफल कितना आया, भागफल बराबर तो कितना आया 64, और शेषफल कितना आया अभी, शेषफल कितना आया है 0। सभी प्रकार इसी प्रकार से सभी सवालों को करना है। सभी का फॉर्मूला ये रहेगा, दवदान विधि से अगर आपसे भाग पूछा जाता है तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी होगी। इसी में एक सवाल और है, एक सवाल और देखते हैं। दवदान विधि के द्वारा 87,653 में भाग देना है 53 का। सबसे पहले वही बात, ऐसे 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, और यहाँ क्या लिखेंगे 5, इसको क्या बोलेंगे द्वैधांक, क्या कहेंगे, जो भाजक होता है और भाजक का जो इकाई का अंक होता है, यानी ये जो अंक होता है ये तो कहलाता है द्वैधांक। इसके बाद जो अंक बचेंगे ना वो क्या कहलाएंगे मुख्यांक, क्या कहलाएंगे मुख्यांक। समझ में आ गया? चाहे मुख्यांक 1 बचे चाहे 2 अंक बचे। आपके द्वैधांक में कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो इस संख्या कहेंगे, इस भाज्य का 1 अंक आएगा बाहर, और बचे हुए अंक कहेंगे कि 3 तो चला गया बाहर, ये बचे अंदर, 8,765 रह जाएगा अंदर। सबसे पहले मुख्यांक का भाग देते हैं। 5 का भाग सबसे पहले किस में देंगे 8 में, चला जाएगा ना। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अभी आपको यही बात लिखनी है कि 8 में 5 का भाग देंगे। अगर 8 में 5 का भाग दोगे, 8 में 5 का भाग दोगे तो भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। तो पहले विद्यार्थियों भाग देते हैं 8 में 5 का, 5 का 5, और शेषफल कितना बचा है 3। भागफल आया 1 और शेषफल कितना आ गया 3। भागफल को लिखेंगे यहाँ और शेषफल को लिखेंगे ले उनके पास। अब तो नया भाज्य क्या बन गया 3 और 7 कितने हो गए 37, कितने हो गए 37। तो नए भाज्य से क्या लिखेंगे 37, लेकिन हमें भाग 37 में नहीं देना है 5 का, तो किस में देंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे तो द्वैधांक को गुणा करेंगे भागफल से, और जो गुणनफल आएगा उसको 37 में से घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो बचेगा ना हमें उसमें भाग देना है। तो क्या लिखेंगे -3 को गुणा करना है 1 से, तो 37 के तो 37, 3 से गुणा करेंगे 3, और 37 में करेंगे कितना आएगा 34। किसमें भाग देना है आपको 34 में। इस 34 को कहाँ ले आएंगे आगे, कहाँ ले आएंगे आगे। मतलब क्या हो गया, आपको 34 में भाग देना है किसका 5 का। पहले हम भाग किसका दे रहे थे 5 का भाग किस में दे रहे थे, नया भाग 37 बना था ना, तो हमें 37 में कर दिया भाग, 37 का हमने किस में दिया 34 में। ये 37 का 34 कैसे बना, 37 में से द्वैधांक को भागफल से गुणा कर फिर घटाने पे क्या बना है 34। तो क्या भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा, भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। देखिए तो अब सिंपल भाग कर लेते हैं। 5 छीका 30, शेषफल कितना बच गया 4, भागफल कितना आया 6 और शेषफल कितना आया 4। तो नया भाज्य क्या बनेगा अभी, अब बनाएंगे हम नया भाज्य, क्या बनाएंगे नया भाज्य। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य भागफल को लिखेंगे यहाँ और शेषफल को लिखेंगे उनके पास। कितने हो गए 4 और 6 कितने हो गए, नया भाज्य कितना हो गया 46। नए भाज्य से क्या निकालेंगे संशोधित भाज्य। कैसे निकलेगा, नए भाज्य में से घटाएंगे कितना 3 को गुणा किससे करके भागफल से। भागफल कितना है 6, 46 के तो 46 माइनस 6 कितने हो गए 18, घटाएंगे कितना आएगा 8 और 2 28। इस 28 को प्लस का है ना, तो इस 28 को कहाँ ले आएंगे आगे।
अब 28 में किसका भाग देना है आपको? 5 का। भाग दोगे क्या आएगा? भाग फल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। भाग दीजिए 28 में 5 का। 50 25, 5 बार शेष फल कितना बच गया? 1। तो भागफल कितना आया? 5। शेषफल कितना आया? 3। लिखेंगे भागफल कितना? 5। शेषफल कितना है? 3। तो शेषफल को लिख देंगे अगले वाले अंक के पास। तो नया भाज्य क्या बन जाएगा? 35। नया भाज्य बराबर हो जाएगा 35। कितना हो गया अभी? 35। इस 35 से क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य। तो 35 में से घटाना है, क्या घटाना है? ध्वजांक को किससे गुणा करके? भागफल से, 5 से गुणा करेंगे। ये जो भागफल का जो अंतिम अंक आता है उससे गुणा किया जाता है। 5 को और 3 को गुणा करेंगे। तो 5 को 3 से गुणा कर लेना। तो 35 के तो 35 और 5 के 15। कितना बच गया अभी? 20। अब इस 20 को कहां ले आएंगे? आगे कहां ले आएंगे? चौथा स्टेप हो जाएगा। 20 में किसका भाग देंगे? 5 का। किसका भाग देंगे? तो भागफल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। 20 में 5 का भाग देंगे। 5 चौक 20। शेषफल क्या बचा? 0। भागफल आया 4 और शेषफल आया 0। भागफल को लिखेंगे यहां, तो शेषफल को लिखेंगे यहां। नया भाज्य क्या बन गया? नया भाज्य क्या बना अभी? नया भाज्य बन गया कितना? 0। 3 बोलो या 3 बोलो, एक ही बात है। 3 बन गया। 3 में से घटाना है कितना? ध्वजांक और भागफल को गुणा करेंगे। 3 को और 4 को गुणा करके क्या करना? आपको घटाना है। तो क्या हो गया? 3 गुणा में 4 बराबर 3 माइनस 12। घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस के 12। क्या कहा था मैंने? यहां माइनस का नहीं आना चाहिए। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये संकेत क्या आपका गलत है। ये गलत है तो 4 भी क्या है? गलत है। तो ये 0 भी क्या है? गलत है। समझ में आ गया? अब क्या करना आपको? सही कैसे होगा? आपने भाग कितनी बार दिया है? 4 बार। भाग 4 बार मतलब भाग कितनी बार दे दो? 3 बार। कम कर देंगे तो अगला बिंदु क्या हो जाएगा? 20 में 5 का भाग देंगे तो भागफल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। भाग देंगे 3 बार देना है। 20 में 3 में भागेंगे तो 5 दिए 15। शेषफल कितना बच गया? 3 5। भागफल तो आ गया 3 और शेषफल आ गया 5। लिखेंगे यहां भागफल तो कितना? 3 और शेषफल कितना आया? 5। कितना आ गया है? 5। तो नया भाज्य क्या बन गया अभी? नया भाज्य क्या बना? नया भाज्य 53। कितना बन गया है? 53 में से घटाना है कितना? 3 को किससे गुणा करना है? 3 से। कितना आ गया? 53 में से घटाएंगे 9। कितना बच जाएगा भाई? 53 में से 9 घटाएंगे तो 44। 44। ये 44 क्या है? आगे कोई अंक लगाने के लिए नहीं है, तो 44 क्या बच गया है? याद रखना है यहां जो बचेगा ना वो इस 30 से क्या होगा? छोटा होगा। भाजक कितना था? 53 था ना। इससे 53 से ये छोटा होना चाहिए। अगर बढ़ा रहा है तो आपका भाग क्या है? गलत है। अगर ये 53 है तो यहाँ 53 से बड़ी संख्या आ रही है तो भाग क्या किया आपने? गलत किया। ये इससे हमेशा क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? छोटा आएगा। तो क्या आ गया उत्तर आपका? भागफल तो कितना आ गया अभी? भागफल कितना है? 1 6 5। 4 नहीं आया ना? 3। तो लिखेंगे 1 6 5 3। और शेषफल कितना आया? शेषफल आपका आ गया है 44। अगर आपको 2 सवाल समझे, सवाल करने का तरीका आ गया है तो इस ध्वजांक विधि से अगर भाग पूछा जाता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से इस प्रश्नावली से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैंने कल आपको होमवर्क में दिए थे, टेस्ट के रूप में दिए थे। अगर आपने उन सवालों को आसानी से हल कर लिया था तो आपकी प्रश्नावली 5 पक्का होगी। इसमें से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगला सवाल है 54 को गुणा करना है किससे? 57 से। किससे करना है? 57 से। और सूत्र कौन सा लगाना है? निखिलम। कौन से सूत्र से करना है? निखिलम सूत्र से करना है। जब भी निखिलम सूत्र का नाम आए
तो उसमें आपको क्या चाहिए, आधार भी चाहिए और उपाधार भी चाहिए और उपाधार अंक भी चाहिए। तो देखिए ये दोनों संख्याएं 90 से छोटी है तो आधार कितना आ गया है 10, तो उपाधार अंक कितना आएगा, ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये आपको सबसे पहले ये देख रहे हैं ये दोनों संख्या किस संख्या के पास में है, 50 के पास में। किसके पास में है, अभी 54 भी 50 के पास में है और 57 भी 50 के पास में है। तो इस 10 को कितने से गुणा करें कि 50 बन जाए, 10 का 5 से, अरे 10 को 5 में 50 हो जाएगा। तो उपाधार अंक कितना आ गया, 5 गुणा करें तो 50 गुणा करें तो कितना आ गया 50 से 50 क्या कहलाएगा, उपाधार। क्या कहलाएगा, ये तो हो गई उपाधार संख्या, ये हो गया उपाधार अंक और ये हो गया आधार। अब क्या निकालेंगे, विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या में से क्या घटाएंगे, उपाधार आया ना आपके पास तो संख्या में से घटा देंगे उपाधार को, संख्या में उपाधार घटाते क्या जाएगा आपके पास में, विचलन। क्या जाएगा, संख्या कितनी है 54, 54 में से क्या घटाएंगे उपाधार, उपाधार कितना है 50, 54 में 50 घटाएंगे क्या बच जाएगा 4। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो चिन्ह किसका आएगा, दूसरी संख्या कितनी है 57, 57 में से क्या घटाएंगे उपाधार, उपाधार कितना है 50, 57 में 50 घटाएंगे क्या बचेगा 7। बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, चिन्ह किसका आएगा प्लस का। संख्याओं को लिखेंगे, 54 को किससे गुणा करना है 57 से, यहां इनके सामने दोनों क्या लिखेंगे विचलन। 54 का विचलन क्या है 4, 4 नहीं है प्लस 4, चिन्ह साथ में लाना है प्लस 4। 57 का विचलन क्या है प्लस के 7। अब इनको करना है गुणा। जब आपने उपाधार के से विचलन निकाला है, जब दो संख्याएं होती हैं गुणा करने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहां उपाधार अंक। क्या लिखेंगे, उपाधार अंक कितना है 5, लगाएंगे कोष्टक, पहली संख्या कितनी है 54, 54 में क्या जोड़ना है पहली संख्या और दूसरे का लेना है विचलन, दूसरे विचलन कितना है 7, फिर लगाएंगे ओब्लिक, फिर क्या करना है विचलनों का गुणनफल, यानी कि 4 को किससे गुणा करना है 7 से, 5 के तो 5, 54 में 7 जोड़ कितने जाएंगे 61, ओब्लिक कितने 7 चौक 28, गुणा करेंगे 5 के 5, 5 6 30। भाई इसको खोलोगे आप तो क्या होगा 5 गुणा में 61, तो यहाँ कितना बचेगा 28, गुणा करेंगे तो 5 6 5 30, यहाँ कितना बच गया 28। अब यहाँ संख्या तो प्लस की है लेकिन कितने अंक हो गए 2 अंक। हमें 2 अंक नहीं रखने, क्यों नहीं रखने, क्योंकि हमारे आधार में 0 1 है, इसलिए 2 को जला के क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 305 तो पहले से है ही और 2 इसमें हम देंगे जोड़, इधर क्या बच जाएगा 8, 305 में 2 जोड़ कितना हो जाएगा 307, यहाँ क्या बचा 8, प्लस का हो गया, हटा देंगे इन सबको चिपका देंगे 0 3 0 7 8, ये इसके हो गए आंसर। समझ में आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी सवाल निखिलम सूत्र के द्वारा इसी प्रकार से करने हैं। जब भी 2 अंकों की संख्या है और सूत्र निखिलम का नाम आए तो आपको सभी सवाल इसी प्रकार से हल करने हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी निखिलम सूत्र के द्वारा ही करवाया गया है। संख्या है 11 गुणा 11 गुणा 11। प्यारे विद्यार्थियों, संख्या तीनों की तीनों किससे छोटी हैं 90 से छोटी हैं, तो आधार कितना आएगा इसका 10। क्या आएगा आधार 10। अब इसमें आपको एक चीज निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्या नहीं है उपाधार। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर उपाधार निकालेंगे तब भी वही बात है, क्योंकि भी 10 के पास में है, बड़ी तो है ही नहीं ना, तो सीधा यहां से क्या निकाल देते हैं विचलन। क्या निकाल देते हैं विचलन। निकालने सूत्र क्या होता है, संख्या में से आपको क्या घटाना है, अब आधार है तो आधार घटा देंगे। क्या घटा देंगे आधार। संख्या कितनी है 11 माइनस आधार कितना है 10, 11 में 10 क्या बच गया प्लस का 1, सभी का क्या आएगा प्लस का 1 क्या आएगा, तो लिख देंगे यहां 11 को 11 से गुणा करेंगे, इसका विचलन प्लस 1, इसका विचलन प्लस 1, इसका विचलन प्लस 1।
समझ में आ गया। पहले लिखेंगे पहली संख्या कितनी है 11 में जोड़ना है क्या पहला दूसरा विचलन और तीसरा विचलन, पहला दूसरा विचलन और तीसरा विचलन, फिर लगाएंगे ओब्लिक, फिर क्या करेंगे पहले विचलन को दूसरे विचलन से गुणा, पहले को दूसरे से गुणा प्लस फिर दूसरे विचलन को तीसरे विचलन से गुणा, तो 1 गुणा 1 फिर प्लस फिर पहले को तीसरे के साथ में तो 1 गुणा 1, फिर क्या करेंगे तीनों विचलन गुणा करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1, तो लिखेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1। ध्यान रहे 11 1 12 1 13 कितने हो गए यहाँ 13, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 3 को 1 1 गुणा करेंगे क्या आएगा 1 क्या आने वाला है यहाँ कितना 13, इनको जोड़े कितने हो जाएंगे 3, इसलिए कितना हो गया 1। पहले खाने में कितने अंक हो सकते हैं पहले एक बात सब में कितने होने चाहिए 1 1 होना चाहिए, 1 1 क्या है चिपका दीजिए 1 3 3 1, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। अगर यहाँ संख्या थोड़ी बड़ी होती 21 होता आधार भी लेते उपाधार भी लेते और फिर उपाधार अंक भी लेते फिर विचलन निकालते। जब यहाँ आता उपाधार तो इनका उपाधार कितना जाता उपाधार अंक होता 2 और उपाधार कितना हो जाता 20, क्या हो जाता। तो इसी संख्या को फिर उपाधार अंक के वर्ग से गुणा करेंगे और जो मध्य खंड आएगा उसको उपाधार अंक से गुणा करेंगे। आगे सवाल आएगा उसे समझ लेना। अगर उपाधार नहीं आता है तो आपको यही नियम अपनाना है। अगला सवाल है यही सवाल है सूत्रम निखिलम के द्वारा हल करना है 33 गुणा 34 गुणा 29। सबसे पहले क्या लोगे आप आधार, क्या लोगे आधार, आधार कितना है 10। अब 10 क्यों लिया हमने क्योंकि ये तीनों संख्या 90 से छोटी है। आधार 10 आ गया तो ये संख्या किसके पास में है तीनों संख्या किसके पास में कौन सी संख्या के पास में 33 भी 30 के पास में 34 भी 30 के पास में और 29 भी 30 के पास में। तो उपाधार आएगा अंक, क्या आएगा उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है इसे 10 को कितने से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा 3 से, तो 3 क्या आ गया उपाधार अंक। 10 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 30, जो गुणनफल आएगा वो क्या कहलाएगा उपाधार संख्या, क्या कहलाएगी उपाधार संख्या। इस उपाधार संख्या से क्या निकालेंगे अब विचलन, क्या निकालेंगे सूत्र क्या होता है संख्या में से घटाएंगे क्या उपाधार, उपाधार घटाते क्या जाएगा विचलन। संख्या कितनी है 33 में से घटाओ कितना उपाधार, उपाधार कितना है 30 घटाएंगे कितना आएगा प्लस का 3, फिर संख्या कितनी है 34 घटाएंगे क्या उपाधार, उपाधार कितना है 30 घटाएंगे कितना आएगा प्लस का 4, बड़ी संख्या प्लस के तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, फिर तीसरी संख्या कितनी है 29 घटाएंगे क्या उपाधार, उपाधार कितना है 30। अब 29 में 30 नहीं जाते तो 30 में से 29 घटाओ कितना बचेगा 1, बड़ी संख्या किसकी -16 किसका आएगा माइनस। लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या है 33 फिर है 34 और फिर है 29। 33 के सामने 33 का विचलन, 34 के सामने 34 का विचलन और 29 के सामने 29 का विचलन। 33 का विचलन +3, 34 का विचलन +4, 29 का विचलन -1। समझ में आ गया। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे हमने यहाँ उपाधार अंक लिया है ना, तो उपाधार अंक कितना है 3, उपाधार अंक के वर्ग से गुणा करेंगे किसको पहली संख्या ले लेते हैं कितना 33 और 33 के बाद में इस 33 का विचलन तो छोड़ दो, इन दोनों विचलनों को जोड़ना है, +4 भी करना है और +-1 भी करना है। स्लैश ओब्लिक लगाएंगे, फिर उपाधार वर्ग लिया है तो यहाँ लेंगे उपाधार अंक, इसको किससे गुणा करना है पहला विचलन गुणा दूसरा विचलन, पहला विचलन गुणा में दूसरा विचलन, उसके बाद में प्लस दूसरा विचलन गुणा में तीसरा विचलन, फिर है प्लस, फिर पहला विचलन गुणा में
तीसरा विचलन, फिर ओब्लेट, फिर पहला विचलन गुणा में दूसरा विचलन गुणा में तीसरा विचलन। समझ में आ गया? 3 का वर्ग कितना होता है? 3 तिये 9। अब जोड़ेंगे आप तो 33 से 4 कितने हो गए? 37 प्लस माइनस माइनस का 1, यहाँ कितना हो गया? 3। इसको करेंगे 3 चौक 12 प्लस के 12 प्लस इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 4, इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 3। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद में 3 चौक 12 माइनस के 12। यहाँ कोई प्रॉब्लम आई? दोनों प्लस की थी, प्लस का आ गया। दोनों में एक माइनस किया है तो माइनस आ गया। दोनों में से एक माइनस किया है तो माइनस का आ गया। ये दोनों प्लस की तो 12, लेकिन 12 को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस का 12। ठीक है, यहाँ कितना बच गया? 9। घटाएंगे कितना बच जाएगा? 36। ठीक है, यहाँ बच गया 3, जोड़ेंगे कितना हो गया? 12 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस आएगा, माइनस के 3। ठीक है, फिर क्या आ गया? माइनस का 12। यहाँ खोलेंगे तो 9 गुणा 36, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस के 7 हो गए। 12 में 7 में कितने बच गए? 5। तो 3 गुणा में क्या आ गया? 5, और यहाँ माइनस हो गए 12। समझ में आ गई बात? गुणा करेंगे 9 की 54, असल बच गई 5, 9 की 27, 27 से 5 कितने होते हैं? 32। यहाँ 5 दिए 15, यहाँ माइनस के 12। याद रहे, माइनस की संख्या नहीं रखनी, इसको क्या करना है? प्लस की संख्या करनी है तो इधर से एक उधार लेंगे तो यहाँ तो बचेंगे 324, यहाँ एक लेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 14। एक लेने का मतलब कितने आ गया? आधार कितना है? 10 का है ना, तो कितने आ गए? 10। अब 10 से काम चलने वाला है नहीं, 10 से काम चलने वाला नहीं है ना। अरे 12 घटाओगे तो 10 से 10 में से 12 घटेगा ही नहीं, तो 20 करना पड़ेगा हमें। तो इधर से कितना लेंगे? 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2। तो 2 का मतलब कितना ले लिया? 20। अरे 1 का मतलब 10 होता, 2 का मतलब कितना? 20। माइनस कितना है? 12। अब यहाँ क्या बच गया? 324। यहाँ कितना बच गया? 13। यहाँ घटाएंगे कितना बच गया? 8। आधार में कितना जीरो है? 1। पहले खाने में कितने भी अंक हो सकते हैं, लेकिन पहले खाने के बाद में सब में कितने कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए। इसमें कितने हैं? 2। इसका पहला कितना? 8। इसका पहला कितना? 3। इसमें एक में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 325। ये हो गया आपके आंसर। समझ में आ गया? एक और निखिलम सूत्र से इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला सवाल आता है ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम सूत्र के द्वारा हल करना। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा खड़ा, और तिर्य का मतलब होता है तिरछा, तिरछा गुणा करना। एक संख्या को दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या को पहली संख्या से। इसका एक सवाल देखते हैं। सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम सूत्र के द्वारा गुणा करेंगे। सवाल है 349 को गुणा करना है 986 से। अब ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम का नाम है तो सबसे पहले बनाएंगे समूह। क्या बनाएंगे? समूह। समूह बनाने का सूत्र क्या होता है? 2n - 1 क्या होता है? 2n - 1। 2 की जगह क्या लिखेंगे? 2 गुणा n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ संख्या, अधिकतम अंक कितने? 1 2 3 1 2 3 लिखेंगे। यहाँ 3 माइनस कितना? 1 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर कितने आ गए? कितने समूह बनेंगे? 5। पांचवा समूह है, चौथा समूह है, तीसरा समूह है, दूसरा समूह और पहला समूह। अगर आपको ये सूत्र याद ना हो तो कितने समूह बनेंगे तो उसका भी एक नियम होता है। पहला अंक कितना है? 3, तो लिखेंगे 3। फिर दोनों कितने हो गए? 34, तो अगले में लिखेंगे 34। तो तीनों कितने हो गए? 349, तो लिखेंगे 349। अब इसमें 3 को दबा लेंगे, कितना बच जाएगा? 49। फिर एक और दबा लेंगे, कितना बच जाएगा? 9। सेम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले कितना लिखेंगे? 9।
फिर कितना लिखेंगे 98, फिर कितना लिखेंगे 986, फिर 9 को दबाएंगे कितना बच जाएगा 86, फिर 8 को दबाएंगे कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया। ऊर्ध्वगति का मतलब पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, तीसरे को पहले से, तीसरे को पहले से, और बीच को बीच से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, पहले को पहले से। करते हैं यहाँ पे 3 गुणा में 9 कंप्लीट। फिर करेंगे पहला गुणा दूसरा, तो 3 गुणा में 8, बीच में लगाएंगे प्लस, फिर 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 स्लैश, अब 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 प्लस, फिर लगाएंगे बीच वाला 8 गुणा में 4, बॉक्स खत्म हो गया। 4 गुणा 6, 4 गुणा 6, बीच में प्लस, 8 गुणा 9, 8 गुणा में 9, ये खंड भी पूरा हो गया। फिर 9 गुणा में 6, गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा से गुणा करके कितना आएगा 27, 8 तिया 24 प्लस 9 चौक 36 कंप्लीट। इसका 6 तिया 18, 9 नाम 81, 8 चौक 32, ये भी कंप्लीट हो गया। 6 चौका 24, 8 नाम 32, ये भी कंप्लीट हो गया। 9 चिकी 24। अब लेते हैं इनको जोड़ेंगे 27 के तो 27, इन दोनों को जोड़ना है, कितने हैं दोनों 60, कितने हो गए 60। अब इनको जोड़ना है, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 1 असल की 1, 4 और 8 12, 12 कितने होते हैं 13, 131। इनको जोड़ लीजिए, 6 और 9 96, वो कितनी आ गई 54। क्या बताया था मैंने आपको, एक खंड में कितने अंक रखने हैं, पहले खंड में कितने भी अंक आ सकते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए सभी खंडों में कितने अंक होने चाहिए, एक एक अंक होना चाहिए। इस खंड से ले लेते हैं 4, अब इसमें जोड़ दो 5, कितने हो गए 101, कितने हो गए। इसका क्या ले लेंगे, इसका ले लिया 4, इसका कितना ले लेंगे 1, अब कितने हो गए 10, 10 इसमें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 141। इसका ले लो 1, कितने बचे 14, 14 इसमें जोड़ दो, कितने हो गए 74, 74 कितना ले लो 4, कितने बचे 7, 7 इसमें जोड़ दो, तो 4 और 3 कितने आ गए 34। इसका गुणनफल आ गया, ये समझ में आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5 का बोर्ड से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के सवाल बताए। अगर आपको ये सभी सवाल आ गए तो 5वीं प्रश्नावली से बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी पक्की गारंटी है। आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। आज के लिए इतना ही।